बुशनदीप का मुलाजिम एक बड़े से थाल में ढेर सारे माल्टे रख गया था। ढेर सारा पिसा काला नमक भी साथ था। बुशनदीप निहायत नफासत से माल्टे छीलकर और फांके बनाकर मुझे खिलाता रहा और खुद भी रस्मी तौर पर साथ देता रहा। बिलाखिर मैंने हाथ खींच लिया। तभी अमरदीप और ब्राह्मदीप भी व्यापारी मेहमानों को साथ लिए वहां आ गए और उन्हें दोनों ट्रकों में सवार करवा के रुखसत कर दिया। उनसे फारिग होकर बुजुर्ग सरदार मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और निहायत गर्मजोशी से मेरा खैर मकदम किया और कई दिन लापता रहने पर प्यार भरी खफगी का इजहार किया। मैंने माजरत और वही तबाजाद उज़र पेश कर दिए जो अमरदीप और बुशनदीप के सामने पेश कर चुका था। घर वापसी के पैदल सफर के दौरान तीनों सरदार बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उस साल न सिर्फ माल्टों की पैदावार अच्छी हुई थी बल्कि अच्छे दामों फरोख्त भी हो गए थे। इसी दौरान अमरदीप की तरफ से माल्टे की काश्त का रकबा बढ़ाने के जिक्र पर नेक दिल बूढ़े को अपना बहनोई अलग सिंह याद आ गया और वो उदास हो गया। वो बोला, वाहे गुरु जाने डाकुओं को उस गरीब के पास दौलत होने का शुबा क्यों हुआ जो उसके पीछे लग गए। चलो जो हाथ लगा वो लूट भी लिया तो जालिमों को उसे कत्ल करने की क्या जरूरत थी। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, कभी कभी इंसान बुरी घड़ी का निशाना भी तो बन जाता है सरदार जी। अलग सिंह जी के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ हो, मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि उसे लूटने वाले उसका इतना कीमती घोड़ा क्यों साथ नहीं ले गए। मुझे अमरदीप के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट नजर आई। मैंने नजर बचाकर उसे आंख मारी और ब्राह्मदीप की तरफ मुतवज्जे हो गया जो बदस्तूर उदास लहजे में कह रहा था, हाँ ये तो सोचने वाली बात है। वैसे मुझे तो ये भी पता नहीं कि उसके पास कोई घोड़ा भी मौजूद है। यही वो मौका था जब अमरदीप ने गुफ्तगू में शामिल होकर उसका रुख उसी तरफ फेर दिया जिधर मैं ले जाना चाहता था। वो बोला, ये तो उन्होंने हमें भी कभी नहीं बताया पिताजी, बल्कि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि उनकी मौत से 4-6 दिन पहले तक तो कोई घोड़ा उनकी मिल्कियत नहीं था। मैं 2 हफ्ते में उन्हें 2 बार अपनी जीप पर उनके गांव छोड़कर आया था। वो बात बेबात अपनी मुफलिसी का रोना रोने बैठ जाते और फासला तवील होने और अपनी सवारी से महरूम होने का दुखड़ा रोकर ही तो वो आपसे हुक्म दिलवाते थे कि उन्हें जीप पर उनके घर छोड़कर आऊं। इसी मौके पर बुशनदीप भी गुफ्तगू में कूद पड़ा। बोला, हैरत की बात तो वाकई है। अपने आखिरी सफर पर रवाना होने से पहले उन्होंने आपसे जीप के जरिए घर छुड़वाने की फरमाइश नहीं की। अमरदीप ने उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बात आगे बढ़ाई। बोला, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात मेरे लिए ये थी कि हवेली के आखिरी फेरे में उन्होंने माली परेशानी का रोना नहीं रोया, जबकि 2 ही दिन पहले वो सख्त जरूरतमंद होने का ढिंडोरा पीट रहे थे। उसकी बात सुनकर ब्राह्मदीप ने कुछ सोचा और फिर कहा, और यार उसने हमारी परेशानी का सोचकर रकम का मुतालिबा नहीं किया होगा। उस रोज तो हमारे घर में बहुत हंगामे वाला माहौल था। अमरदीप ने अपने बाप की बात को झुटलाए बगैर अपना मौकिफ एक नए जाविये से पेश किया। बोला, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन ये घोड़े वाली बात अब भी समझ में नहीं आई। अगर वो किसी से घोड़ा मांग कर लाए होते तो बातों बातों में कई बार जता चुके होते। वैसे भी यशवंत ने मुझे बताया था कि फुफ्फड़ ने उसे कहा था कि उनके घोड़े के खाने पीने का खास ख्याल रखे, और वो यहाँ से रवाना हुए तो घोड़े पर भारी सामान की एक गठड़ी भी लाद कर ले गए थे। उसकी बात सुनकर ब्राह्मदीप चौंका। बोला, भारी सामान की गठड़ी? अमरदीप ने जोर देकर कहा, हाँ पिताजी, यकीन नहीं तो अभी जाकर यशवंत से पूछ लेना। ये भी हैरत की बात है ना कि वो घोड़ा साथ होने के बावजूद माल्टों की बोरी भी बंधवा कर साथ नहीं ले गए। ये सब सुनकर ब्राह्म कुछ सोच में पड़ गए। बोले, अलग सिंह भाई के पास घोड़ा गठड़ी, बात कुछ समझ नहीं आई। तभी बुशनदीप ने कहा, बाकी तो जो कुछ भी है इतना मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उस रोज फुफ्फड़ जी का कुछ और ही रंग था। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि अमरदीप ने अलग सिंह के मामले में राजदार बना लिया था और मैं उसकी तरफ से अलग सिंह के हवाले से ढके छुपे अल्फाज में शक के इजहार को महज इत्तेफाक समझ रहा था। वो दोनों इस राज को अपने बाप के सामने अफशा करने के लिए गालिबन किसी मुनासिब मौके का इंतजार कर रहे थे। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि अमरदीप को ऐसा करने से मना कर दूं। मुझे उसी वक्त इदराक हुआ था कि मामला खुलने पर अलग सिंह की मेरे हाथों हलाकत का राज भी खुल जाएगा। मैंने सोचा, अमरदीप तो मेरे साथ पूरी तरह हिस्सेदार है, लेकिन मुमकिन है ब्राह्मदीप इस इतला को किसी और अंदाज में ले। मैंने फौरी तौर पर मौजूए गुफ्तगू तब्दील करना गनीमत समझा। मैंने कहा, अमरदीप भाई, मैंने पटियाले की तो खूब सैर कर ली, अब आपको फुर्सत हो गई है तो मुझे आसपास के दीगर मशहूर शहर भी दिखा दें। अमरदीप ने पता नहीं मेरी मंशा समझी या नहीं, लेकिन उसने बिला तवक्कुफ मेरी हाँ में हाँ मिलाई। बोला, फिक्र न करो मेरे भाई, सारा पंजाब घुमाऊंगा। बच्चा पार्टी भी जिद कर रही है, उनकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। इस दौरान मैं हवेली के अहाते में पहुंच चुके थे। मैं अपने ठिकाने का रुख करना चाहता था, लेकिन ब्राह्मदीप ने कहा, ओ काका, बड्डी सरदारनी दिन रात तेरा पूछती है, पता नहीं तुमने क्या जादू किया है बुड्ढी पे।
चलो उसे भी शक्ल दिखा दो। पता चला तो मेहमान खाने से बुलवा लेगी। अमरदीप की घरवाली भी फिक्रमंद थी। मैंने सादतमंदी से कहा, जो हुक्म सरदार जी। तभी जाने किस गोशे से मानू नमूदार हुआ और वालेहाना अंदाज में मुझसे लिपट गया। बोला, आप किधर चले गए थे अंकल? यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। मैं गेंद बल्ला लेकर आता हूँ, चलो क्रिकेट खेलते हैं। अमरदीप और बुशनदीप ने बमुश्किल मेरा हाथ छुड़ाया। ताहम मैंने वादा किया कि हम जी भर के क्रिकेट खेलेंगे। हम जैसे ही हवेली में दाखिल हुए, वहाँ एक हंगामा सा बपा हो गया। सास बहू ने प्यार और शफकत भरे लहजे में मेरी खूब खबर ली। मैंने बमुश्किल माजरत और इजहार नदामत के बाद उन्हें मनाया। कई दिन बाद मैंने खालिस पंजाबी तर्ज का पुरतकल्लुफ खाना पेट भर के खाया। खाने के बाद गुड़ वाली चाय और हल्की फुल्की गुफ्तगू का दौर चलता रहा। मैं एहतियात के दायरे में रहते हुए पटियाले की खूबसूरती और वहाँ वाक़े जलीलुश्शान इमारतों की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिलाता रहा। वो महफिल रात गए तक चल सकती थी, लिहाजा मैं थकन का बहाना करके अपने ठिकाने पर आ गया। बिस्तर पर दराज होने के काफी देर तक मैं इंतजार करता रहा, लेकिन बुशनदीप को शायद मेरी तजवीज के हवाले से अपने बड़े भाई को एतमाद का मौका नहीं मिल सका। उनकी आमद के कोई आसार न देखकर बिलाखिर मैंने नींद की आगोश में पनाह ली। देर से सोने के बावजूद मैं हस्बे मामूल वक्त पर बेदार हो गया। कुछ ही देर में नीरज भी नाजिल हो गया। उसने गर्म पानी मुहैया कर दिया था। मैं इत्मीनान से गुस्ल करके आया तो देखा कि नाश्ते के साथ अमरदीप और बुशनदीप भी मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शायद जानबूझकर नीरज को इधर उधर कर दिया था, क्योंकि उनकी वहां मौजूदगी के दौरान वो वहां नहीं आया था। मुझे देखते ही अमरदीप उठकर खड़ा हो गया और गर्मजोशी से मुझसे लिपट गया। बोला, जमाल भाई, मैं हैरान हूँ कि ये बात अब तक हमारी तहरीक के बड़ों के जहन में क्यों नहीं आई। कश्मीरी आजादी पसंदों और खालसा कौम में वाकई बहुत सी बातें आपस में मिलती हैं और इनका इत्तेहाद तो दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। बुशनदीप ने जो कुछ बताया वो तो बहुत दिल गरमा देने वाला है। मैंने कहा, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर आप ये तजवीज लेकर बुशनदीप के साथ डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान के पास जा रहे हैं ना? अमरदीप ने पुरजोश अंदाज में सर हिलाया। बोला, हाँ भाई, मैंने नीरज को जीप तैयार करने पर लगा रखा है। तुम नाश्ता कर लो, इतनी देर में वो फारिग होकर आ जाएगा और हम दोनों होशियारपुर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तुम फिक्र न करो, डॉक्टर साहब हमें अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें एतमाद में लेने में हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। उम्मीद है कोई अच्छा नतीजा ही बरामद होगा। तुम ये बताओ, अगर डॉक्टर साहब उस कश्मीरी लड़के, क्या नाम बताया था, जाकिर को मुलाकात के लिए बुलवाएं तो वो कितने दिन में पहुंच जाएगा? मैंने कहा, वो आज ही कश्मीर रवाना हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते में वो मुलाकात के लिए दस्तयाब होगा। बस आप डॉक्टर साहब को ये यकीन दिलाइएगा कि हम जाकिर पर मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। वो दीगर कश्मीरी मुजाहिद गिरोहों से राब्ते के काम भी आ सकता है। अमरदीप ने कहा, तुम फिक्र न करो यार, मैं सब संभाल लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें भी डॉक्टर साहब से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा। मैंने कहा, बहुत खूब, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। इस दौरान मैं नाश्ते से पूरा इंसाफ कर रहा था। वो दोनों नाश्ता करके आए थे, चुनाचे मेरे इसरार के बावजूद उन्होंने मेरा साथ न दिया। मैं अभी पेट भर के फारिग हुआ ही था कि नीरज आन धमका। गाड़ी बिल्कुल फिट फाट हालत में आपका इंतजार कर रही है सरकार। उसने अमरदीप को इत्तला दी। बोला, फालतू टायर में भी हवा पूरी है। वाहे गुरु की कृपा से आपको रास्ते में शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसकी तुलानी वजाहत के जवाब में अमरदीप ने कहा, और यार मुझे सब पता है, हर 10 दिन बाद चेकिंग के लिए मैकेनिक के पास इसीलिए तो जाती है। हम रात तक वापस आएंगे, तुम इस दौरान बहादुर भाई का ख्याल रखना। नीरज की तरफ से हुक्म की तामील की यकीन दहानी हासिल करने के बाद अमरदीप ने उसे रुखसत कर दिया और फिर मुझसे कहा, हमने तो पिताजी को बताया है कि हम नई इक़साम की खादें मुतारिफ करवाने की एक तकरीब में शिरकत के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं और रात को हमारी वापसी होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपसे जिक्र हो तो आपको हमारी ख्याली मंजिल का पता होना चाहिए। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। मैं उन्हें रुखसत करने के लिए जीप तक गया तो देखा कि बाहर बच्चों ने क्रिकेट का मैदान सजाया हुआ है। मुझे देखते उन्होंने शोर मचा दिया कि आओ हमारे साथ खेलो। उन्होंने बमुश्किल मुझे अमरदीप और बुशनदीप को रुखसत करने का मौका दिया। मैं कमरे में वापस जाकर इस मामले पर मजीद गौर करना चाहता था, लेकिन मानू एंड कंपनी से जान छुड़ाना आसान नहीं था। मजबूरन मुझे लगभग 2 घंटे तक बच्चों के साथ हवेली के अहाते में क्रिकेट खेलनी पड़ी, जिसके नाजरीन में सरदार ब्राह्मदीप शामिल थे। खुदा खुदा करके खल्लासी मिली तो मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने बिस्तर पर दराज होकर सोच विचार करते लगभग 1.5 घंटे आराम किया होगा कि नीरज दोपहर का खाना ले आया। खाने से फारिग होकर मैं एक बार फिर सूरत हाल पर गौर करने लगा। हकीकत यह है कि अमरदीप के घर का रुख करते हुए मेरे जहन में कश्मीर और खालिस्तान के मुजाहिदों में इश्तराक कायम करने का दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था,
लेकिन बुशनदीप से गुफ्तगू ऐसे रुख पर चली कि ये जाविया मेरे जहन में वाजे से वाजे तर होता चला गया और अब तो ये मुझे दोनों फरीकों के लिए एक इंतहाई मुफीद और काबिल अमल मामला लग रहा था। मैंने सोचा कि गैर रस्मी तौर पर इस तरह के इंतजाम की अफादियत पहले ही साबित हो चुकी है। ज़हीर तवील अरसे से पंजाब में न सिर्फ पनाह हासिल करता रहा है बल्कि अपनी जिद्दोजहद के लिए उस इलाके से कुमक भी हासिल कर रहा है। कश्मीर में उसे और उसके साथियों को काबिज हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद फरार होकर पोशीदा होने के लिए दुश्वार और बुलंदोबाला पहाड़ों पर घने जंगलों में कुदरती पनाहगाहों की जो सहूलत मौजूद है, खालिस्तान के जांबाज उससे महरूम हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अपने हमदर्दों के हाथ छुप सकते हैं, लेकिन उन्हें हर वक्त मुखबरी का शुबा रहता होगा। अगर उन्हें किश्तवाड़ जैसे मकामात पर पोशीदा रहने के मौके दस्तयाब हों तो वो ज्यादा बेजिगरी से अपने दुश्मनों से टकरा सकेंगे। खालिस्तान के कयाम के लिए हथियार उठाने वाले नौजवानों की कश्मीर के घने जंगलों में तरबियत में भी ज़हीर अहम किरदार अदा कर सकता है। दूसरी तरफ ज़हीर और उसके साथियों को अपने इलाके में हथियारों और एमुनिशन की कमी का मसला दरपेश रहता है, जिसे पूरा करने में पंजाब अहम किरदार अदा करता है। किसी कश्मीरी के मुकाबले में किसी पंजाबी के लिए एमुनिशन का बंदोबस्त करना कहीं ज्यादा आसान है। यही कुछ सोचते सोचते सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा। इस दौरान नीरज मुझे 2 बार चाय पिला चुका था। बिलाखिर मैं अपने ठिकाने से निकला और लगभग पूरी ऊंचाई तक बुलंद गंदुम के पौधों से मुज़य्यन सरसब्ज खेतों का एक तवील चक्कर लगाकर मगरिब से ऐन पहले मेहमान खाने में लौट आया। मुझे अंदाजा था कि कम से कम 9 घंटों पर मुहित 2 तरफा सफर और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान से मुमकिन तफसीली गुफ्तगू और खाने पीने वगैरह पर सर्फ होने वाला वक्त, ये सब मिलाकर अमरदीप और बुशनदीप निस्फ रात से पहले बमुश्किल ही वापस लौट सकेंगे। ताहम मैंने रात शुरू होते ही लाशौरी तौर पर उनका इंतजार शुरू कर दिया। सरदार ब्रह्मदीप ने मुझे रात के खाने पर हवेली में तलब किया, लेकिन मैं उसके टब्बर से दिमाग खपाने में उस वक्त दिलचस्पी नहीं रखता था। लिहाजा मैंने नीरज को कहा कि मेरी माजरत पहुंचाकर यहीं खाना ले आए। अमरदीप और बुशनदीप मेरे अंदाजे से पहले वापस लौट आए। उनकी जीप की आवाज सुनी तो मुझे तशवीश हुई कि शायद उनकी डॉक्टर चौहान से मुलाकात नहीं हो सकी। मैं जल्दी से उठकर मेहमान खाने से बाहर निकला। वो दोनों जीप से उतर आए थे। मैंने दोनों से मुसाफा करके सवालिया नजरों से उनके चेहरे की तरफ देखा। अमरदीप मेरे चेहरे पर झलकती तशवीश भांप कर मुस्कुराया। नीरज की मौजूदगी में वो शायद वाज़े बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे लिए अपने इश्तियाक बल्कि इस्तराब पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। लिहाजा मैंने उम्मीद भरे लहजे में पूछा, तकरीब कैसी रही अमरदीप भाई? अमरदीप ने जवाब दिया, बहुत अच्छी। काफी कारआमद खादें तैयार की हैं उन लोगों ने। चले मैं आपको तफसील से बताता हूँ। फिर वो नीरज से मुखातिब हुआ, बोला, पिताजी और सब घर वालों को बता दो कि हम खैरियत से वापस आ गए और बहादुर सिंह भाई से कुछ देर गपशप करने के बाद घर आएंगे। खाना हमने पटियाले में खा लिया था, बस तुम अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। नीरज को वहां से टालने के बाद दोनों भाई मेरे कमरे में आ गए। मेरी बेताबी के पेश नजर अमरदीप ने मजीद वक्त जाया किए बगैर बताना शुरू किया। बोला, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है छोटे भाई। हमने डॉक्टर चौहान से न सिर्फ मुलाकात कर ली है, बल्कि ये मुलाकात हमारी तवक्को से ज्यादा कामयाब रही है। इस मौके पर बुशनदीप ने बात आगे बढ़ाई। बोला, हमने जाकिर और उसके आजादी पसंद कश्मीरी लड़ाकों के बारे में उन्हें बताया और दोनों कौमों के दरमियान मुमकिन ताउन की तजवीज पेश की। तो वो पहले तो, जैसा कि हमें पहले ही अंदाजा था, तशवीश और अंदेशों में गिरफ्तार दिखाई दिए। फिर जब हमने यकीन दिलाया कि ये कोई सरकारी हथकंडा नहीं है और जाकिर वाकई कश्मीरी जंगजू हैं जो अपने इलाके में गासिब हिंदू फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचा चुका है, तो वो बज़ाहिर मुतमईन हो गए। मैंने कदरे मायूस लहजे में कहा, सिर्फ मुतमईन हो गए, किसी दिलचस्पी या जोश का मुजाहरा नहीं किया? बुशनदीप की बजाय अमरदीप ने जवाब दिया। बोले, यार पहले पूरी बात तो सुन लो भाई। उन्होंने हमारी बातों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। हमने तो दोनों तरफ के इश्तराक के 2-3 ही फायदे गिनवाए थे, उन्होंने तो जवाब में 3-4 फायदे और गिनवा दिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो इस मौजू पर पहले भी गौर व फिक्र कर चुके हैं, लेकिन पेशकदमी के लिए कोई ठोस रास्ता सामने न पाकर उन्होंने इस मामले को मुनासिब वक्त के लिए उठाकर रख दिया है। बुशनदीप ने गुफ्तगू की डोर एक बार फिर अपने हाथ में लेते हुए कहा, जब हमने उन्हें यकीन दिला दिया कि जाकिर वाकई कश्मीरी लड़ाका है और उसके जरिए मामला आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने पुरजोश लहजे में कहा कि ये मामला बिला ताखीर अमली रुख पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम उस लड़के जाकिर को ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में अमृतसर में हरमिंदर साहब लेकर आ जाओ। मैंने दोहराया, हरमिंदर साहब? अमरदीप ने कहा, हाँ भाई, दरबार साहब, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं।
सिख मत का सबसे मशहूर और मुकद्दस गुरुद्वारा और सबसे अहम यात्रा है। मैंने बात बनाते हुए कहा, वो तो सब मुझे पता है भाई, मैं तो इसलिए चौंका हूँ कि होशियारपुर की बजाय हरमिंदर साहब क्यों बुलवाया है बड़े साहब ने। अमरदीप ने जवाब दिया, बोला इसलिए बहादुर सिंह भाई के गोल्डन टेम्पल हमारी तहरीक का मरकज है। डॉक्टर जगजीत चौहान बहुत मोहतात इंसान है। वो हमारी बात का एतबार करने के बावजूद होशियारपुर में अपनी क्लिनिक या घर पर किसी कश्मीरी लड़ाके से मुलाकात का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं होंगे। हरमिंदर साहब ऐसी किसी मुलाकात के लिए महफूज और मौजू तरीन जगह है। गुरुद्वारा इतना बड़ा और वहां आने वाले यात्रियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वहां आने वाले हर शख्स की निगरानी नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है। मैंने कुछ सोचकर तशवीश भरे लहजे में कहा, वो तो ठीक है, लेकिन जाकिर 2-3 दिन में कैसे वहां जा सकता है? वो तो कश्मीर गया हुआ है। इम्कान है कि वो 1 हफ्ते के अंदर पंजाब वापस आ जाएगा, लेकिन ये भी कोई हतमी बात नहीं है। ये बात सुनकर अमरदीप और उसके छोटे भाई दोनों के चेहरों पर मायूसी छा गई। कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, ये संगीन मसला है भाई, कहीं डॉक्टर जगजीत अपना इरादा तब्दील न कर लें। हो सकता है वो अपने किसी साथी से मशवरा करें और वो उन्हें एहतियात के तकाजों के तहत उन्हें ऐसा कोई खतरनाक कदम उठाने से मना कर दे। अमरदीप और बुशनदीप ने बैक वक्त सर हिलाकर मेरी तायद की। अमरदीप ने कहा, बिल्कुल हो सकता है भाई, लेकिन मजबूरी है। उस कश्मीरी लड़ाके की वापसी का इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मेरे जहन में एक तरकीब है जिससे मसला कम से कम वक्ती तौर पर हल हो जाएगा। आप लोग मशवरा दें कि ये तरकीब काबिल अमल है या नहीं। अमरदीप और बुशनदीप दोनों ने इश्तियाक भरी नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, अगर मैं जाकिर बनकर डॉक्टर नजीब से मुलाकात करूं तो कैसा रहेगा? वो दोनों चौंके। अमरदीप ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टर चौहान मुझे शक्ल से पहचानता है और ना जाकिर को। मैं साफ लहजे में उर्दू भी बोल सकता हूँ। मैं कश्मीर में अपने इलाके के बारे में बहुत तफसील से बात नहीं करूंगा। बुशनदीप ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन हम डॉक्टर चौहान से धोखा कैसे कर सकते हैं? ये भेद खुल गया तो हम उनका कैसे सामना करेंगे? वो हम पर भरोसा करके इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। अमरदीप के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो भी अपने भाई के ख्यालात से मुत्तफिक हैं। मैंने नरम लहजे में उन्हें मुखातिब किया, कहा, देखो भाई, धोखा तो उस वक्त होगा जब हम उन्हें या खालिस्तान तहरीक को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ये सब कुछ करेंगे। हम तो दोनों फरीकों की भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं और वाहिगुरु ने चाहा तो हमारी कोशिश बहुत फायदेमंद साबित होगी। अगर आप दोनों को भी मुझ पर एतबार नहीं तो फिर बात दूसरी है। ऐसी सूरत में मामला यहीं खत्म कर देना बेहतर होगा। हो सकता है मैं खालिस्तान तहरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए जाकिर के भेस में नेहरू सरकार के किसी जासूस को डॉक्टर चौहान से मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात सुनकर वो दोनों शर्मिंदा से हो गए। कुछ लम्हों तक खामोश रहने के बाद अमरदीप ने कहा, ऐसा न कहो बहादुर भाई, हमें तुम पर उतना ही भरोसा है जितना हम खुद पर करते हैं। बस डॉक्टर चौहान से झूठ बोलने का ख्याल अच्छा नहीं लग रहा। बुशनदीप ने अपने भाई का मौकिफ मजीद आगे बढ़ाया। बोला, ये भी तो सोचो भाई कि तुम चाहे जाकिर बनकर डॉक्टर चौहान से जाकर मिल भी लो तो उसका क्या फायदा निकलेगा? असल मामला तो आखिर जाकिर और डॉक्टर चौहान के दरमियान ही आगे बढ़ेगा। तुम उनके साथियों को कश्मीर तो नहीं ले जा सकते। मैंने उनकी बातों पर नाराज होने की बजाय बदस्तूर नर्म लहजे में कहा, आप लोगों का मौकिफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस मसले का हल भी मौजूद है। मैं जाकिर बनकर डॉक्टर चौहान से मिलूंगा और मेरी कोशिश होगी कि बेहतर अंदाज में मामला तय कर लूं। उसके बाद जब जाकिर कश्मीर से वापस आएगा तो मैं उसे भी ले जाकर एक नए नाम के साथ अपने साथी की हैसियत से डॉक्टर चौहान से मिलवा दूंगा। उसके बाद मैं पीछे हट जाऊंगा और वो दोनों बराह रास्त मामलात आगे बढ़ाते रहेंगे। उम्मीद है अब आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। अपनी बात मुकम्मल करके मैंने सवालिया नजरों से उन दोनों की तरफ देखा। उन्हें बदस्तूर शशोपंज में गिरफ्तार देखकर मैंने मजीद वजाहत की। देखो भाई, मेरे डॉक्टर चौहान से मिलकर मामलात को तय करने का एक फायदा और भी है। जाकिर बहुत बहादुर और जीदार लड़ाका जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बातचीत करके मुआहदे तय करने में भी महारत रखता हो। ये भी मुमकिन है कि वो उस इत्तेहाद के फवायद को भी इतनी गहराई के साथ न समझ सके। इब्तिदाई समझौता होने के बाद हम उसे तफसील से मामला समझाकर डॉक्टर चौहान से मिलवाएं तो बात बिगड़ने का खतरा कम होगा। अमरदीप ने कहा, चलो तुम ये तरीका बेहतर समझते हो तो हमें कोई एतराज नहीं। और ये बात भी ठीक है कि इतने बड़े मकसद के लिए इतनी मामूली गलत बयानी कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों की नीयत में तो कोई फतूर नहीं है ना। बादिल नखास्ता या बखुशी बुशनदीप भी शायद अपने भाइयों की तरह कायल हो गया होगा, क्योंकि उसने मजीद एतराज या एहतजाज न किया। मैंने उन्हें मजीद इत्मीनान दिलाने के लिए कहा, आप दोनों बेफिक्र हो जाएं,
मामले को सबके लिए बेहतर नताइज के साथ अंजाम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप लोगों के लिए कोई मसला न हो तो कल या ज्यादा से ज्यादा परसों मुझे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल ले जाकर डॉक्टर चौहान से मुलाकात करवा दें। अमरदीप ने कहा, ठीक है, मेरे पास डॉक्टर चौहान का टेलीफोन नंबर मौजूद है, मैं सुबह ही उनसे बात करता हूँ। मैंने अपने दिल में उभरते खुशी के जज्बात दबाते हुए सादगी से कहा, अब आप लोग जाकर आराम करें, बहुत तवील 2 तरफा सफर करके आए हैं। वाहे गुरु ने चाहा तो सुबह बात होगी। उन्हें रुखसत करके मैं एक बार फिर लिहाफ में लिपट कर मामले पर गौर करने लगा। अमरदीप और बुशनदीप की बातों में काफी दम है, लेकिन वो दोनों बहरहाल मेरी हकीकत से तो वाकिफ नहीं है। उन्हें क्या पता कि मैं ज़हीर और उसके मिशन की कामयाबी के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। अगर मेरी ये काविश कामयाब हो गई तो शायद मैं उसकी बेलौस मोहब्बत और मुझ पर किए हुए एहसानों का बदला किसी हद तक उतार सकूं। बस ये बात यकीनी बनानी होगी कि डॉक्टर चौहान को मेरी असलियत के हवाले से कोई शक न होने पाए। अमरदीप और बुशनदीप तो मुझ पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर किसी भी मरहले पर डॉक्टर चौहान पर यह भेद खुल गया कि मैं कश्मीरी मुजाहिद नहीं हूँ तो उसे अपनी नेक नियति का यकीन दिलाना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। मैं इन मुमकिना सवालात के इत्मीनान बख्श जवाबात अपने जहन में सोचता रहा जो डॉक्टर चौहान मुझसे पूछ सकते थे। मैंने उस मंसूबे पर पेशकदमी का सोचते हुए खुद को ज़हीर की जगह रख कर कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से उसकी बयान करदा तमाम मालूमात की बुनियाद पर डॉक्टर चौहान से गुफ्तगू का फैसला किया था। लेकिन मुझे एहसास था कि किसी ऐसे मकाम के बारे में कतियत से बात करते हुए किसी भी वक्त पोल खुल सकता है जहां अपनी जिंदगी में कभी कदम न रखा हो। अपनी तरफ से हर मुमकिन जहन लड़ाने के बावजूद मैं अपने आप को पूरी तरह मुतमईन नहीं कर पा रहा था। अमरदीप और बुशनदीप ने जो कुछ बताया था उसकी रोशनी में डॉक्टर चौहान इंतहाई ज़हीन और जहां दीदा इंसान था। तभी तो वो अब तक नेहरू सरकार की नजरों में आने और आजाद खालिस्तान के लिए कोशा सिखों की गर्दन दबोचने के लिए हिंदुस्तान भर में मुतहर्रक खुफिया पुलिस के शिकंजे में जकड़े जाने से महफूज था। वो यकीनन हद दर्जे मोहतात और शक्की भी होगा। वो इतनी आसानी से मेरा बयान सच तस्लीम नहीं करेगा, और अगर वो एक बार मेरी तरफ से बदगुमान हो गया तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। सोचते सोचते रात का तीसरा पहर अपने इख्तिताम की तरफ गामजन हो गया। बिलाखिर मैंने मामले को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी पर छोड़ते हुए खुद को नींद के हवाले कर दिया।